आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रूपाली मलिक। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। जी हाँ श्रोताओं, इस समय पूरा देश जब कोरोना महामारी की जंग में लड़ रहा है और हम सभी देशवासी अपनी हिम्मत, हौसले, जज्बे, सावधानियां और जागरूकता के सहारे इस जंग को लड़ रहे हैं। हमारे मन में इसे लेकर बहुत सारे सवाल रहते हैं। ऐसे में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम कोरोना से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएं। कोरोना के इस दौर में आप अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करिए, तभी हम कोरोना पर जीत हासिल कर सकते हैं। श्रोताओं, आज के इस कोविड-19 पर विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। डॉक्टर रूपाली, हम आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं और आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। जी नमस्कार और धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर रूपाली, अगर हम देश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को देखें और जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना महामारी के खिलाफ देश पूरी ताकत के साथ लड़ाई कर रहा है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की जो दर है वो 75% के साथ सबसे अधिक है और संक्रमण से होने वाली मौत भी 1.87% के साथ दुनिया में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 63,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए, जिन्हें मिलाकर अब तक 22,22,000 से अधिक व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस महामारी से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय है। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। बिल्कुल आपने सारे तथ्य ऑलरेडी आपने प्रस्तुत कर दिए हैं। तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि ये जो नंबर हैं, जो लगातार जो ये नंबर ऑफ पेशेंट्स जो बढ़ रहा है, ये देख के हमें पैनिक नहीं होना है। आपको हमें समझना होगा कि हमारा देश एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या का देश है और न केवल जनसंख्या बहुत बड़ी है, हमारे रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। बट इसके बावजूद जो भी प्रयास हमारी सरकार ने, हमारी जनता ने किए हैं इस महामारी से लड़ने के लिए, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर जैसा कि आपने ऑलरेडी कहा कि हमारा रिकवरी रेट दुनिया में सबसे बेहतर है, लगभग 75% ओवरऑल है। और अगर दिल्ली के स्टेट की बात की जाए तो हमारे यहाँ 85-90% के लगभग ये रेट है। इसी के अलावा जो हमारा मृत्यु दर है वो भी काफी अच्छा है, काफी कम है बाकी अगर हम देशों से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो नंबर अभी बढ़ रहे हैं इससे देख के पैनिक ना हो, क्योंकि जैसे जैसे इस देश के हर क्षेत्र में ये बीमारी पहुंचेगी तो नंबर्स बढ़ेंगे, ये हमें समझना होगा। क्योंकि जब तक 50 से कम से कम या 60 से 70 मैं कहूंगी % लोग जब तक इन्फेक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक ये ट्रांसमिशन नहीं रुकेगा। तो अब ये चीज समझना हम लोग के लिए जरूरी है कि ये इतने % लोग जब तक इन्फेक्ट नहीं होंगे, हर्ड इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं, वो चीज तब तक कम्युनिटी में नहीं आएगी, तब तक ये ट्रांसमिशन का चांस रहेगा। तो तब तक हमें सावधानी बरतनी है। जो भी हम सावधानियां शुरू से बताते आए हैं, सबको बार बार बताते आ रहे हैं, स्वच्छ रहना है, हाथों को साफ रखना है, सोशल डिस्टेंस को फॉलो करना है, मास्क लगाना है, कफ एटिकेट्स को फॉलो करना है। तो यही एकमात्र चीज है जो हम कर सकते हैं इस समय इस महामारी से लड़ने के लिए। सरकार अपनी तरफ से हर मुमकिन प्रयास कर रही है और बहुत अच्छे प्रयास कर रही है, बट जनता को भी उतना ही भागीदार होना है इसमें सरकार के साथ
इस महामारी से लड़ने के लिए, और पैनिक नहीं होना है, बस सावधानी बरतनी है। जी, जैसा कि डॉक्टर रूपाली कह रही हैं कि इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए जन भागीदारी की जरूरत है। सिर्फ सरकार ही अपने प्रयास से हमें इस महामारी से मुक्ति नहीं दिला सकती, इसलिए हम नागरिकों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम जितने भी सरकार के दिशा निर्देश आ रहे हैं हम उनका पालन करें। और जैसा कि डॉक्टर रूपाली आपने हर्ड इम्यूनिटी की बात करी, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि देश के सभी हिस्सों में जिस तरह से सीरो सर्वे कराए जा रहे हैं और दिल्ली में अभी जो रिसेंटली सीरो सर्वे की रिपोर्ट आई है 29% लोगों में कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडीज पाई गई हैं और 29% लोगों का ठीक, या ये भी हम कह सकते हैं कि एंटीबॉडी पाई गई है तो वो रिकवर कर चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। 29% लोगों का ठीक होना एक अच्छा संकेत है, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि हम हर्ड इम्यूनिटी के स्तर तक पहुंच गए हैं, या किसी भी मतलब वो कौन सा प्रतिशत है जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये हर्ड इम्यूनिटी है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, कम से कम 60-70% लोग जब तक इन्फेक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक हम हर्ड इम्यूनिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब 60-70% लोग जब हो जाएंगे इन्फेक्ट, तब चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो ब्रेक हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण जब होता है और बीच में कोई इम्यून आदमी अगर आ जाएगा तो वो चेन ऑफ ट्रांसमिशन रुक जाएगी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कम से कम 60-70% लोग जब तक इन्फेक्ट नहीं होंगे वो चीज अचीव करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो इसीलिए अच्छा है कि 30% इम्यून है, बट अभी भी एक लंबा रास्ता बाकी है। मैं कहूंगी 70% अभी भी ससेप्टेबल है। तो इसको दोनों ही तरीके से हमें देखना है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, एंड हमें टाइम देना होगा। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। अगर दोबारा से नंबर्स एकदम से बढ़ेंगे तो सेकंड पीक आएगी जी, जबकि हम अभी काफी तैयार हैं। हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं काफी तैयार हैं, नंबर ऑफ बेड्स हमारे पास काफी हैं, वेंटिलेटर्स हैं, आईसीयूज हैं, तैयारी पूरी है, नंबर ऑफ टेस्ट दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, तो वो सब तैयारी है। बट इसके बावजूद अगर नंबर्स एकदम से बढ़ेंगे तो सेकंड पीक आएगा। बट अगर धीरे धीरे करके कुछ कुछ लोग इन्फेक्ट होते रहेंगे तो ओवर अ पीरियड ये प्लेट्यू होके ये निकल जाएगा। कुछ महीने तक ही रहेगा संक्रमण, बट उसके बाद अल्टीमेटली 50, 60, 70, एटलीस्ट मैं कहूँगी 60 से 70% तक जब लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे, उसी के बाद हम अपेक्षा करते हैं कि ये ट्रांसमिशन रुकेगा, चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक होगी। उससे पहले तो सबको खतरा है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर रूपाली, अगर हम WHO की ताजा रिपोर्ट की हम बात करें जिसमें उन्होंने कहा है कि लगभग 2 साल जो है इसको पूरी तरह से कोरोना को जाने में लग सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई भी बीमारी अगर आती है तो वो पूरे तरीके से वापस नहीं जाती है। एक ये चीज समझना जरूरी है। जैसे हम लोगों को लग रहा है कि ये बीमारी आई है 6 महीने पहले, तो हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में चली जाएगी। ऐसा नहीं है। ये जो वायरल बीमारियां हैं ये बहुत समय से है। जो कोरोना वायरस है ये भी एक नई बीमारी एब्सोल्युटली नहीं है। ये 1960s, 1970s काफी समय से कोरोना वायरस के जो हमारे इन्फेक्शन है होते आ रहे हैं। इसके पहले भी हमें सिवियर फॉर्म्स मिले हैं, जैसे कि मर्स, सार्स जो कि 2002-03 में चाइना में था, मर्स जो कि 2012 में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में था। तो पहले भी कोरोना वायरस के संक्रमण पहले भी हमने देखे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल चला जाएगा, बट ये है कि बस हमें इसको प्लेट्यू करना है। पीक से ऐसा ना हो कि नंबर ऑफ पेशेंट्स एकदम से बढ़ें, ठीक है, क्योंकि हमारी जनसंख्या काफी बड़ी है, जबकि हमने अभी काफी तैयारी कर ली है। बट फिर भी हम चाहेंगे कि ये ग्रेजुअल ट्रांसमिशन हो, प्लेट्यू होके निकले, ताकि हेल्थ सिस्टम उतना ही उसके लिए तैयार रहे, उस पर प्रेशर ना पड़े। क्योंकि अब जो हमारी स्थिति है, हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। तो अगर पेशेंट इन्फेक्ट होते भी हैं तो भी हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं और बाकी हमारा अपना इम्यून सिस्टम भी इस काबिल है कि हम उससे लड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय देने की जरूरत है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो सावधानियां बताई जा रही हैं उनको फॉलो करते रहें और अपना खान पान, अपना योग, अपनी एक्सरसाइजेज, उनको हम हमेशा जैसे करते आए हैं वैसे करते रहें। उस चीज का पालन करना बहुत जरूरी है। नियमित आहार, नियमित दिनचर्या, इसका पालन करना बहुत जरूरी है इस बीमारी से और बहुत सारी अन्य बीमारियों से बचने के लिए। बिल्कुल डॉक्टर रूपाली, अब ये चीजें हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएंगी। जैसे कि कोरोना काल में जिस तरह की हाइजीन का लोग पालन कर रहे हैं, जिस तरह की खान पान का पालन कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं, सचेत हैं, तो ये न सिर्फ कोरोना में बल्कि आगे
आने वाले जीवन के लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और डॉक्टर रूपाली, इस बीच हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। हम सबसे पहले रुख करते हैं उत्तर प्रदेश में मऊ का, जहां से हमारे साथ सलीम जी जुड़ चुके हैं। सलीम जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी जी सर, मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूँ। मेरे पास हमारे डॉक्टर जी बैठी हुई हैं। जी जी, मैं हमारे डॉक्टर जी बैठी हुई हैं। जी 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 बताइए। तो हम उनसे ये जानकारी चाहते हैं कि भाई हम ब्लाइंड हैं जी। मान लिया अगर हम किसी, अब हमको संक्रमित, तो मान ली कौन आदमी संक्रमित है जी, और किसी के साथ में लगा लिया, अगर हम चल गए, अब मान लिया हमें उसका हमें हाथ पकड़ के चलना है जी। मान लिया हमें, तो हम उसके क्या करें, मतलब उसके लिए क्या है? जी डॉक्टर रूपाली ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ब्लाइंड है और किसी के सहारे से चलना पड़ता है, तो ऐसे में हाथ पकड़ते समय या किसी का सहारा लेते समय किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। मतलब मुझे लगता है अगर आपको इस स्थिति में अगर आप हैं तो आपको ग्लव्स पहनने चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है आपको हाथ से सहारा लेके दूसरों का आपको चलना होगा, तो आपको एक तो ग्लव्स अगर आप पहन सकते हैं, आप ग्लव्स पहन लीजिए। और हाथों को उस समय आपको मुंह, नाक और आंखों को नहीं छूना है। अपने हाथों से मुंह, नाक और आंखों को उस समय पे नहीं छूना है, अगर आप जिस समय आप किसी और का सहारा ले रहे हैं। अगर आप ग्लव्स पहन सकते हैं बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी पहने हैं तो भी आप उस समय आपको कोशिश करनी है कि उन हाथों से आपको मुंह, नाक और आंख को नहीं छूना है। और जैसे ही मौका मिले आपको अपने हाथों को सैनिटाइज करना है या धो लेना है। साबुन और पानी से धोना सबसे उपयोगी है। अगर साबुन पानी अवेलेबल नहीं है तो आप अपने पास सैनिटाइजर रखें और सैनिटाइजर से आप अपने हाथों को साफ कर सकते हैं 20 से 30 सेकंड के लिए, लगभग आगे पीछे, नाखूनों के बीच, सब जगह से। तो यही एक चीज है जो आप कर सकते हैं। और बाकी मास्क आप हमेशा लगाएं। आप अपनी सावधानी आपको खुद बरतनी है। और एक मुंह को हाथों से आप मुंह, नाक और आंख को ना छुएं, ये सबसे बड़ी सावधानी है। जैसा कि डॉक्टर रूपाली ने बताया कि अगर किसी को अगर आप ब्लाइंड हैं और आपको किसी के सहारे की जरूरत है, आप हाथ पकड़ते हैं, तो आपको ग्लव्स का उपयोग करना चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए और उस हाथ से अपने मुंह, नाक और आंख को बचाना चाहिए। अब हम रुख करते हैं राजस्थान में अलवर का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं भगवान सिंह जी। भगवान जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी जी बोलिए, अपना सवाल पूछिए। जी भगवान जी, हमें आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं ये कह रहा था कि मैंने क्वारंटाइन भी कर लिया जी और आइसोलेशन भी कर लिया 21 दिन। जी, आप कोरोना पॉजिटिव थे? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बच्चे क्या ही ऐसे नहीं कर पा रहे कि ये नेगेटिव है या नहीं। नहीं, तो क्या आपको कोरोना हुआ था? हाँ, कोरोना पॉजिटिव रहा था। जी, आप कोरोना पॉजिटिव थे, इसके बाद आपने अपना आइसोलेशन और क्वारंटीन पीरियड पूरा कर लिया है। अब आपको परिवार में आपको ये एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। हाँ, क्या पूरी तरह से ठीक नहीं हो चुके हैं? डॉक्टर रूपाली, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और जैसा कि इसे एक हमें सामाजिक समस्या के रूप में देखना होगा कि जो लोग इस बीमारी से ठीक होकर अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में वापस आते हैं, अपने मोहल्ले में, तो लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, जबकि बिल्कुल जी, तो इस तरह का एक सोशल स्टिग्मा डेवलप हो गया है। आप ऐसे लोगों से क्या कहेंगी और इनके परिवार से क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए मैं यही कहना चाहूंगी कि ये सोशल स्टिग्मा हमें खत्म करना होगा। एंड उसी के लिए जो आपका ये प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा माध्यम है कि हम सही बात लोगों तक पहुंचाएं, उनके डर को कम करें, उनकी जागरूकता को बढ़ाएं और उनको सही फैक्ट्स दें। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आइसोलेशन के बाद, मतलब आइसोलेशन का अगर आप घर पे आइसोलेशन किया या होम में आइसोलेशन किया है, उसके बाद भी अगर आपने 2 हफ्ते का क्वारंटाइन कर लिया है, तो उससे ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है। यूजुअली वो बोलते हैं कि 11 से 21 दिन के बीच में पेशेंट नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है। ज्यादातर पेशेंट 11 दिन के अंदर नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हैं। फिर भी आप सेफ साइड रखना चाहें तो 3 हफ्ते तक रख सकते हैं, बट फिर भी अगर आपको और लगता है तो आपने, आप जैसा कि बता रहे हैं, ऑलरेडी आइसोलेशन भी कर लिया और उसके बाद क्वारंटाइन भी किया है, तो मतलब ऑलरेडी आप डिस्चार्ज के बाद 2 हफ्ते और आप क्वारंटाइन कर चुके हैं, तो उससे ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो आपको मतलब 11 से 21 दिन तक ज्यादा से ज्यादा आप इन्फेक्शियस होते हैं, उसके बाद आप इन्फेक्शियस नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है और हमें अवेयर होना है कि एक स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टिग्मा होगा तो लोग इस बीमारी के लक्षण को छुपाएंगे और इसका संक्रमण बाकी लोगों को और बढ़ेगा। तो इसलिए बेटर ये है कि हमारे दिमाग से ये डर निकले, इसका स्टिग्मा हटे, ताकि लोग आगे बढ़ के सामने आए, अपने लक्षणों को बताएं, अगर उनको लगता है तो अपना टेस्ट कराएं और टेस्ट कराने के बावजूद जब जो भी अप्रोप्रिएट उसका इलाज है उसको प्राप्त करें और उसके बाद जो भी सही है उसको फॉलो करें। तो अगर आपने क्वारंटाइन का पीरियड डिस्चार्ज के बाद 2 हफ्ते का अगर आप वो कर चुके हैं, उसके बाद आपको डरने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर रूपाली जी, अगर कॉशन रखना है तो आप घर पे चाहे तो थोड़ा सा, बाकी अगर बच्चे या बड़े आपके घर में हैं उनसे आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं 1 से 2 हफ्ते के लिए, और बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। जी, जैसा कि डॉक्टर रूपाली ने बताया कि एक निर्धारित समय के लिए ही आपको अपने लोगों से दूर रहना होता है, आइसोलेशन में रहना होता है, लेकिन जब एक बार आप कोरोना से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं तो ऐसे मरीज से, ऐसे व्यक्ति से किसी को भी संक्रमण का खतरा नहीं होता है। और डॉक्टर रूपाली, इसमें अगर हम देखें, जैसा कि आपने बोला कि बिकॉज ऑफ दिस सोशल स्टिग्मा लोग सामने नहीं आते और बीमारी को छिपाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमारे जो रोल मॉडल्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जिन्होंने कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद से ट्वीट किया और लोगों को ये संदेश दिया कि मैं पॉजिटिव हूं और अगर आप मेरे संपर्क में आए हैं तो आप खुद को आइसोलेट कर लें, खुद क्वारंटीन में चले जाएं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है लोगों के लिए। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। बहुत ही सराहनीय है कि अगर इस तरह के जो हम कहेंगे सेलिब्रिटी स्टेटस वाले लोग अगर इस तरह की चीजों को करते हैं तो बाकियों के लिए भी एक ये प्रेरणा स्रोत है कि सब लोग अपने लक्षणों को लेके सामने आए और खुल के बताएं कि मुझे कोरोना है या उसके लक्षण हैं, और अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो सबको बताएं कि आप लोग मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करें। तो ये बहुत जरूरी है कि इसमें छुपाने की या डरने की बात नहीं है, आपको सामने आने की जरूरत है और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव करना है। ये जैसे कि बोलते हैं, जैसे पीपल्स वॉर, केवल सरकार की या देश की लड़ाई नहीं है, ये हर व्यक्ति की लड़ाई है। अगर आप खुद बढ़ के अपना भागीदारी नहीं देंगे तो देश इससे उभर के आगे नहीं निकल पाएगा। तो आपको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव करें। जी, जैसा कि डॉक्टर रूपाली ने बताया कि हम सभी नागरिकों की ये जिम्मेदारी है कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह व्यवहार करते हुए हम इस महामारी के मुकाबले में सरकार का, देश का, खुद का साथ दें। और अब हम रुक करते हैं मध्य प्रदेश में सागर का, जहां से हमारे साथ कैलाश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। कैलाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर जी। डॉक्टर मैम को भी मेरा नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। हाँ मैम, मेरा ये सवाल था इम्यूनी बूस्टिंग को लेके, जो सोसाइटी में काफी सारे लोग ऐसा सुनने में आ रहा है कि विटामिन सी की टैबलेट्स ले रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए जी, सेल्फ मेडिकेशन के अंदर, तो क्या ये लेना सही है मैम? जी, जैसा कि डॉक्टर रूपाली, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि कोरोना काल में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से आजकल इम्यूनिटी बूस्टिंग जो है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए तरह तरह के लोग उपाय कर रहे हैं और कुछ लोग विटामिन सी का सेवन भी कर रहे हैं, लेकिन इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए सिर्फ मेडिकेशन कितना सही है? जी बिल्कुल, ये देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सवाल है और हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी दवाई हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट नहीं कर सकती है। केवल दवाइयों पे निर्भर रह के हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट नहीं कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम नियमित आहार लें, एक फ्रेश पौष्टिक और फ्रेश खाना लें, और साथ में हम नियमित व्यायाम करें, नियमित दिनचर्या को फॉलो करें, 8 घंटे की नींद लें कम से कम दिन में, पानी खूब पिए ताकि जो भी आपके टॉक्सिन्स है फ्लश हो, अगर हो सके तो थोड़ा गर्म पानी ले, और बाकी जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश खाना है उसको ज्यादा खाएं, ये बहुत ही जरूरी है। और जो मेडिकेशंस हैं जैसे कि विटामिन सी है, जिंक है, इन चीजों की आजकल बहुत बात हो रही है, तो वंस इन ए वाइल आप ले सकते हैं, बट मैं ये कहूँ कि इनका रेगुलर सेवन करने से केवल आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। और जो हमारे आयुर्वेदिक जो
कुछ आपकी जो आयुर्वेद, जो आप आयुष मंत्रालय की आप साइट पे भी देखेंगे, उस पर काफी सारी चीजें उन्होंने आपको रिकमेंड की हैं। वो अच्छा है, जैसे कि हल्दी दूध पीना, गोल्डन मिल्क आजकल अमेरिका में बहुत फॉलो हो रहा है। हमारे देश में तो कब से ये आप मानेंगे कि ये कब से ये पुरानी संस्कृति का हिस्सा रहा है जी। तो ये चीज हमें अपनी रूट्स पे वापस जाना है। हल्दी दूध पिए, या बाकी जैसे जिंजर है, आपका अदरक हुआ, प्याज, लहसुन, इन चीज, जीरा है, इन चीजों का खाने पीने में उपयोग करें। तो जो हेल्दी चीजें जो हम रूटीनली भी हमारे यहाँ हम यूज करते हैं, उनको ही हमें यूज करना है। एक नेचुरल जो भी चीजें उनको लेना है, रादर देन कि हम सप्लीमेंट्स पे, मेडिसिन पे, उन पे फोकस करें। मतलब मेरा मानना ये है कि आप अपना अच्छा डाइट लें, अच्छा आहार लें, पौष्टिक ताजा आहार लें, रेगुलर व्यायाम करें, योगा करें, और अपने मन को थोड़ा शांत रखें, पानी खूब पिए, हल्दी दूध पिए, इन चीजों को आप फॉलो करें जी। जैसा कि अगर आपको विटामिन सी लेना है तो टैबलेट की जगह आप सिट्रस फ्रूट लें। आप जैसे कि ऑरेंजेस हो गए हैं, आंवला हो गया है, आप आंवला लें, ऑरेंजेस लें, रादर देन कि आप विटामिन सी के टैबलेट्स लें। आप समझ रहे हैं मेरा? जी, जैसा कि डॉक्टर रूपाली ने बताया कि अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आप जो है उसे प्राकृतिक रूप से बढ़ाएं, अच्छा खाना खाएं, सेहतमंद खाना खाएं, व्यायाम करें, योग करें, और जो भी बहुत सारी हमारी आयुर्वेदिक चीजें हैं उनका उपयोग करें, जो प्राकृतिक चीजें हैं, और दवा खाने से बचें। और इसके साथ ही हमारे एक श्रोता हैं धर्मेंद्र यादव जी, उन्होंने लिखा है कि क्या हम सवाल सोशल मीडिया पर भी पूछ सकते हैं। तो धर्मेंद्र जी, आप बिल्कुल सवाल सोशल मीडिया पर पूछ सकते हैं। आपने ईमेल किया है और आपने लिखा है कि आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, तो आपका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। और अब हम अगले श्रोता का रुख करते हैं, और हम सीधे रुख करते हैं मध्य प्रदेश में रीवा का, जहां से रामजी गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, और डॉक्टर मैडम को भी नमस्कार। मैं रामजी गर्ग, खैर मटियार, जिला रीवा, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। नमस्कार मैडम, हमें ये जानना है कि कैसे मास्क को पहचाने कि कौन धोने वाला है और कौन धोने वाला नहीं है। और एक प्रश्न मैडम और है कि क्या बोलने में दिक्कत होना भी कोरोना का लक्षण हो सकता है? जैसे लोग कहते हैं कि ये लकवा मार दिया है। डॉक्टर रूपाली, जैसा कि आप सफदरजंग में बहुत सारे मरीजों को देख रही हैं, एक कोरोना योद्धा के रूप में आपने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, तो क्या कोरोना के क्या नए लक्षण सामने आ रहे हैं आपके सामने? हाँ जी, देखिए इन्होंने भी बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। कोरोना के कुछ लक्षण होते हैं कि जो ज्यादातर मरीजों में मिलते हैं, जैसे कि बुखार होना, खांसी होना, गले में खरखराहट होना या खराश होना, सांस का फूलना। सांस का फूलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक लक्षण है। उसके अलावा टेस्ट बदल जाना, आपका स्मेल शक्ति जो है, आपका सूंघने की शक्ति है, उसमें फर्क आना, उसकी ये आपके टिपिकल जो क्लासिकल जो आपके सिम्टम्स हैं, ये वो है कोरोना के। इसके अलावा बहुत सी अन्य चीजें हैं, जैसे कि दस्त होना। बहुत से मरीजों को केवल दस्त होके वो अस्पताल में भर्ती होते हैं, बाद में पता चलता है कि उनको कोरोना है। इसके अलावा जैसे छाती में दर्द होना, ना केवल सांस फूलना, छाती में दर्द होना, हार्ट अटैक जैसे लक्षण होना, और जैसे कि इन्होंने पूछा लकवा होना। देखिए, लकवा होना बहुत ही रेयर एक सिम्टम है। कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स जरूर हैं कि लकवा होके भी मरीज को आपने देखा गया, बाद में कोरोना हुआ। अब इसमें कहना मुश्किल है कि उनको लकवा था किसी और वजह से और साथ में कोरोना हो गया, या कोरोना की वजह से ही लकवा हुआ। ये चीज कहना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इतना जो अनयूजुअल सिम्टम्स हैं हम उस पर ज्यादा ध्यान ना दें। जो कॉमन चीजें हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो कॉमन साइंस है, जो कॉमन सिम्टम्स है, उनका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। जी, तो जैसा कि डॉक्टर रूपाली ने कोरोना के जो कॉमन सिम्टम्स बताए हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं, और कभी कभी डॉक्टर रूपाली ये एसिम्प्टोमेटिक भी होता है, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है समझना कि लगभग मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है। ज्यादातर लोग जो संक्रमित हो रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है, उनमें कोई भी लक्षण कोरोना के नहीं है। इसीलिए आज के समय में हमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को हर समय फॉलो करना है, हर जगह फॉलो करना है। क्या है ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन? स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है
हाथों को धोते रहना, हाथों की सफाई रखना, या तो साबुन पानी से धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, हमेशा 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें किसी से भी, चाहे किसी को सिम्टम्स हैं या नहीं है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप किसी से भी कांटेक्ट में आते हैं तो 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। इसके अलावा आपका तीसरी चीज है मास्क पहनना और कफ एटिकेट्स को फॉलो करना। तो हर समय मास्क पहने रखें अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, और अगर आपको खांसी या छींक आती है तो अपने मुंह और नाक को आप ढक के रखें। वो हाथों से नहीं ढकेंगे, आप या तो कोनी से ढकेंगे या किसी हैंकी या टिश्यू पेपर से ढकेंगे और उसको इमिडिएटली थ्रो कर देंगे टिश्यू को, या फिर अगर हैंकी यूज करते हैं तो उसको चेंज करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन तक सेम हैंकी यूज कर रहे हैं, नहीं, वो भी ठीक नहीं है। तो ये 3 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट हैं, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड कफ एटिकेट, जिसमें कि मास्क पहनना भी आता है। बिल्कुल। और डॉक्टर रूपाली, अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि हम लोग जो कोरोना से बचाव के लिए ग्लव्स का उपयोग करते हैं, मास्क का उपयोग करते हैं, डिस्पोजेबल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको डिस्कार्ड करने के लिए भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। हम उसे जगह जगह फेंक देते हैं, तो कितने इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं ऐसी चीजों से? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं कहूँगी मास्क पहनने से जरूरी ये है कि हम मास्क उतारते कैसे हैं जी, क्योंकि उतारते समय संक्रमित होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम मास्क उतारते हैं तो हम पहले उसको नीचे से खोलेंगे, ऊपर से नहीं, क्योंकि अगर हम ऊपर की तली पहले खोलेंगे तो मास्क हमारी गर्दन पे या कपड़ों के ऊपर गिरेगा, उससे जो हमारा गर्दन का और कपड़ों का एरिया है वो उसमें इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। तो एक तो आपको इस चीज से बचना है, और ऊपर से केवल तनी से पकड़ के आपको मास्क को खोलना है। जो आगे का हिस्सा है जो आपके नाक और मुंह को कवर करता है उसको हाथों से ना छुएं, क्योंकि वही एक एरिया है जिसपे आपको सबसे ज्यादा कीटाणु होने की संभावना है। तो अगर आप उसको छू लेंगे तो आपके हाथ जो है संक्रमित हो सकते हैं और उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप एक तो उस चीज से बचें, और एक बार हमेशा उसको डिस्पोजेबल जिस भी आप उसको डस्टबिन में डालेंगे वो कवर्ड होना चाहिए, प्रेफरेबली कवर्ड, उसका ढका हुआ डस्टबिन होना, जो कूड़ेदान जो भी हो वो ढका हुआ हो, क्योंकि अगर उसमें कुछ कीटाणु है तो कम से कम वो एरोसॉल ना बने उसका। तो अगर आप जो भी डस्टबिन में डालते हैं वो ढका हो या कवर्ड हो, एक ये चीज बहुत जरूरी है। और इमीडिएटली आपको अपने हाथों को धोना है मास्क उतारने के बाद। और जो ये वॉशिंग की बात पूछ रही थी कि किसको हम धो सकते हैं किसको नहीं, तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगी जो कपड़े वाले मास्क हैं उनको आप धो सकते हैं, और जो ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क जो कि आमतौर पे अस्पतालों में पहने जाते हैं उनको आप नहीं धो सकते। वो डिस्पोजेबल मास्क होते हैं, 8 से 10 घंटे पहनने के बाद आपको उनको डिस्कार्ड कर देना है। और जो N95 मास्क होते हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं कि एक बार पहनने के बाद वो 5 दिन बाद आप रीयूज कर सकते हैं, उसको एक कूल एंड ड्राई प्लेस में सुखाने के बाद, ताकि उससे जो भी अगर कीटाणु हो तो वो आपके डाई आउट हो जाए इस टाइम में, और उसके 5वें दिन के बाद आप उसको दोबारा ये रीयूज कर सकते हैं, और ऐसा आप 5 बार तक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 5 ऐसे मास्क हैं तो आप 25 दिन तो लगभग 1 महीने के लिए आप उनको रीयूज करके पहन सकते हैं। जी। और डॉक्टर रूपाली, किसी भी मास्क को हम एक बार में कितनी देर तक लगा सकते हैं? जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर आपका मास्क गीला हो जाता है या वेट हो जाता है तब आपको इमीडिएटली चेंज करना है, क्योंकि अगर जो गीला मास्क होता है उसमें इन्फेक्शन कैच करने की ज्यादा संभावना होती है। तो अगर आपका सिक्रीशंस की वजह से, अगर आपका मास्क या पसीने से किसी भी वजह से मास्क अगर गीला हो जाता है तो आप उसको इमीडिएटली बदलें, अदरवाइज 6 to 8 आवर्स तक आप एक मास्क को पहन जैसा कि डॉक्टर रूपाली आपने बताया मास्क को हमें कैसे प्रयोग में लाना चाहिए, लेकिन अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर रूपाली, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ी और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको मुझे आमंत्रित करने के लिए। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि शाखें रहीं तो फूल भी, पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थी डॉक्टर रूपाली मलिक।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।